हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो आज हम आप लोगों के लिए जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाले हैं। हम पहले 1 से 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे। ये हम इस बार 51 से 120 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट भी बताएं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आई होप कि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको और अच्छा कंटेंट जो है बिल्डअप आपका हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जनरल इंजीनियरिंग का है और इसको जेएसएससी जेई के स्टूडेंट देख सकते हैं। इसको बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 34 है और 1 से लेके 50 तक बता दिए। ठीक है, आप जाके सिविल ज्ञान सिटी चैनल खोल के आप उसमें जाके देख सकते हैं जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का। उसमें हम 1 से 50 तक बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 51 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In which of the following types of manometer the same liquid whose pressure is to be measured rises in a tube? सिंपल सा आंसर है। ठीक है, मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। और देखिए इसमें पूछ रहा है कि वैसा डिवाइस मतलब वो कौन सा टाइप का मैनोमीटर है जिसमें कि जो जिस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है वो सेम जो होता है वो ट्यूब में आ जाए। ठीक है, सपोज दैट अगर आपका ये ग्लास है में पानी रखा हुआ है, मतलब सही ये कंटेनर में एक पानी रखा हुआ है। ठीक है, और इसका आपको प्रेशर मेजर करना है तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे एक ट्यूब डाल दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे पीजोमेट्रिक ट्यूब डालिएगा तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो राइज हो जाएगा। जैसे ही ये वाटर का लेवल जो है राइज हो जाएगा और इसी से आप क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं रो जीएच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीजोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि पीजोमीटर होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रेशर जो मेजरमेंट डिवाइस है वो कौन कौन सा डिवाइस है। तो एक होता है आपका मैनोमीटर, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक मैनोमीटर और दूसरा नंबर होता है मैकेनिकल गॉजेज। मैनोमीटर में आपका सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ठीक है, दो टाइप का सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में। सिंपल मैनोमीटर में आप किसी एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करिएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर में आप जो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आप ज़्यादातर मेजर ये इसमें करते हैं। तो देखिए सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर आता है, यूट्यूब मैनोमीटर आता है और सिंगल कॉलम मैनोमीटर आता है। ठीक, और इसमें जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आता है, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आता है। मैकेनिकल गॉजेज में डायफ्राम प्रेशर गॉज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज, डेड वेट प्रेशर गॉज। जो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है जो अब ये सब है तो उसमें अगर गॉजेज लगा के हम लोग प्रेशर जो डिवाइसेस होता है उसमें गॉजेस लगा के प्रेशर मेजर करते हैं तो मैकेनिकल गॉजेस हो जाएगा। तो ये टाइप का होता है। अब देखिए मैनोमीटर जो होता है एक डिवाइस है यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए फ्लूइड विद द सेम कॉलम और अनदर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, मतलब ये बैलेंस करके निकालता है, मतलब इधर का जो प्रेशर है बैलेंस करके यहाँ पे आप जिस भी तरफ का प्रेशर निकालना है तो पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट ऐसे वाला इक्वेशन लगा के आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका मैनोमीटर का हो गया। पीजोमीटर सिंपली क्या होता है, एक सिंपल मैनोमीटर होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए वर्टिकल ट्यूब that is open at one end and attached to the container at the other end, measures the pressure of a liquid in the container। ठीक है, पीजोमीटर करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें पीजोमीटर वही चीज़ हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रेशर मेजर करना है तो सिंपली क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्यूब डाल दीजिएगा। जैसे ही ट्यूब डालिएगा तो ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है यही लिक्विड जो है इसी के ऊपर में राइज हो जाता है और ये h हाइट से राइज होता है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रोजीएच इक्वल्स टू रोजीएच, इससे निकाल सकते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मैनोमीटर होता है यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ ए लिक्विड और गैस प्रेशर, बोथ लेग्स हैव सेम एरिया, मैग्नेमेट्रिक फ्लूइड ऑफ नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड, मरकरी इज जनरली यूज्ड एज ए फ्लूइड। जो मरकरी होता है वो यूज किया जाता है इस फ्लूइड के अंदर में। अब आते हैं हम यहाँ पे इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है,
अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर में, ये एक टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर है जिसमें कि हम इन्वर्टेड यू ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब का यूज करते हैं। यूज फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कम रहता है, लो प्रेशर रहता है, वहां पे हम इसको मेजर करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर को। प्रेशर हॉट हेड इन द लेफ्ट गोजेज, ये लेफ्ट का प्रेशर और राइट का प्रेशर दोनों इक्वल करके हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ठीक है, और इसका आंसर आप दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर माउंटिंग, इसमें से बॉयलर माउंटिंग क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए, जो बॉयलर होता है ये एक टाइप का स्टीम जनरेटर भी है। बॉयलर क्या है, एक स्टीम जनरेटर है, और ये एक डिवाइस है जो आपको लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करता है। एक डिवाइस है जो कि लिक्विड को इसमें कन्वर्ट करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक प्रेशर कुकर जो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर जो आपने देखा होगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, बॉयलर ही बोलेंगे। बस शर्त उसमें ये रहेगा कि उसमें का जो लिक्विड में जो वॉल्यूम है, जो उसका वॉल्यूम है वो 22.5 लीटर से ज़्यादा होगा, तब हम क्या बोलेंगे उसमें, ठीक है, तब हम उसमें क्या बोलेंगे कि जो बॉयलर, जो आपका जो प्रेशर वेजल्स है वो क्या होगा, यहाँ पे बॉयलर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉयलर माउंटिंग के बारे में बोल रहा है। तो बॉयलर माउंटिंग ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है। बॉयलर माउंटिंग जो है एक सेफ्टी वाल्व के रूप में यहाँ पे रहता है, जैसे आप देख सकते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर अ सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ए बॉयलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका बॉयलर हो गया, ये बॉयलर माउंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये सब जो वाल्व है, ये सब जो जितना भी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व ये भी बॉयलर माउंटिंग होगा, एयर प्लग वाल्व ये भी बॉयलर माउंटिंग होगा, प्रेशर गॉज वाल्व ये भी बॉयलर माउंटिंग होगा। मतलब जो भी सेफ्टी अटैचमेंट हम लगाते हैं यहाँ पे, उसी को हम बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं। स्टॉप वाल्व हो जाएगा ये। यहाँ पे जो लगा रहता है ये वाटर लेवल गॉजेज होता है, ये आपका मेन फीड वाल्व होता है, ये आपका ब्लो डाउन डिप पाइप होता है, ठीक है। ये आपका ब्लो डाउन डिप, ये होगा आपका ब्लो बॉटम ब्लो डाउन वाल्व हो जाएगा, ये स्कम ब्लो डाउन वाल्व हो जाएगा, ये वाल्व हो जाएगा, प्रेशर गॉज वाल्व हो जाएगा, एयर प्लग वाल्व होगा, ये आपका सेफ्टी वाल्व होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉयलर माउंटिंग होता है, एक सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। देर आर 7 मेन माउंटिंग्स ऑन ए बॉयलर सेल, जैसा कि सेफ्टी वाल्व जो होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, वेंट वाल्व होता है, प्रेशर गॉज वाल्व होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, और फीड चेक वाल्व होता है, एंड फ्यूजिबल प्लग होता है। These equipment save the boiler from damage due to extreme pressure। प्रेशर गॉज लगाए हैं तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा, प्रेशर को वो रेगुलेट करेगा। स्टीम बैक फ्लो, स्टीम वाल्व जहाँ पे भी लगाए हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व, वहां से स्टीम बैक फ्लो को रेगुलेट करेगा। सेल कोलैप्स ड्यू टू वैक्यूम, अनरेगुलेटेड स्टीम प्रेशर, लो वाटर लेवल, बैक फ्लो ऑफ फीड वाटर टू द पंप, एंड ड्राई रनिंग रिस्पेक्टिवली। तो ये जो इक्विपमेंट है बॉयलर माउंटिंग्स, ये उस तरह का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर माउंटिंग। तो इकोनोमाइजर नहीं होगा, प्री हीटर नहीं दिया हुआ है, सुपर हीटर भी नहीं दिया हुआ फिगर में, वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका वाटर लेवल इंडिकेटर, जैसे वाटर लेवल गॉजेस जहाँ पे जो दिया हुआ है, ये आपका बॉयलर माउंटिंग्स में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन 4 मीटर एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। कैंटिलीवर आप देखे है ना, कैंटिलीवर बीम में एक तरफ फिक्स सपोर्ट रहता है और दूसरा तरफ जो रहता है वो फ्री रहता है। एक तरफ फिक्स सपोर्ट रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो फ्री इंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो दिया हुआ है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्पैन दिया हुआ है 4 मीटर। बताइएगा अब क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस यहाँ पे होगा 3 × 4, ये तो आपका फोर्स हो जाएगा, इंटू जो आपका डिस्टेंस होगा वो हाफ पे हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 24 किलो न्यूटन मीटर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए कॉलम
when both the ends are restrained against rotation against translation and rotation the effective length is। जल्दी जल्दी इसका आंसर आपसे चाहिए मुझे, ठीक है। आंसर आप अपने से पहले देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ द एंड्स आ, देखिए सबसे पहले इस टर्म को आप समझिए, सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन मतलब अगर ये जो आपका एक पॉइंट है ये एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। रोटेशन में मतलब इस तरह से रोटेट करेगा, तो तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेंड कर दिए, तीनों डायरेक्शन में क्या कर दिए, रिस्ट्रेंड कर दिए, मतलब हिलने नहीं दिए यहाँ से हम, मतलब क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी भी इंड्स पे बोल दिया कि बोथ द इंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो वो क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो अगर इस तरह का कॉलम रहेगा, अगर इस तरह का फिक्स सपोर्ट दोनों तरफ कॉलम रहेगा, तो जब यहाँ पे हम इलास्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इफेक्टिव लेंथ हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू होगा इस केस में 0.65 L होगा। ये रिकमेंडेड वैल्यू है, ये रिकमेंडेड वैल्यू है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 0.5 L होता है, जो थ्योरेटिकल होता है वो 0.5 होता है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ से पूछा हुआ है, मतलब हमेशा हम लोग इसी को लेंगे, तो 0.65 L हो जाएगा अगर दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये भी हम थोपेंगे आप लोगों पे, द इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, वही चीज हो गया। आपका जो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बोथ एंड्स, वही सेम चीज हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट में देखते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। इसका मतलब यह है कि एक ही एंड पे रिस्ट्रेंड है और ट्रांसलेशन जो वो भी रिस्ट्रेंड है, दूसरा एंड पे सिर्फ ट्रांसलेशन में क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रेंड है और आपका रोटेशन में नहीं है। तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ से तो आगे यहाँ दूर से इलास्टिक कर्व बनेगा और यहाँ पे इसी पॉइंट पे आएगा, तो ये वैल्यू आप निकालिएगा तो 0.80 L आता है, ठीक है। तो मतलब इसका रिकमेंडेड जो वैल्यू है वो 0.80 L हो जाएगा और थ्योरेटिकल 0.70 L हो जाएगा। उसी तरह इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एट बोथ एंड बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट रिस्ट्रेंड, मतलब रिस्ट्रेंड नहीं हो रहा है, सिर्फ इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन इन ट्रांसलेशन है। इस केसेस में क्या होता है, ये हो जाएगा, इस केसेस में जो है आपका ये हो जाएगा। तो इसमें अगर आप निकालिएगा, इसमें अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा, इसमें अगर आप निकालिएगा तो 1.0 L आता है, इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू है वो 1.0 L आता है, ठीक है। ये 1.0 L आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रिकमेंडेड और थ्योरेटिकल दोनों सेम होगा। दो तीन चीज के बारे में, तीनों के बारे में क्लियरली समझ गए, तीनों के बारे में क्लियरली समझ। इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, ठीक है, एंड द अदर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो पॉइंट है, एक जो पॉइंट है वो इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रोटेशन है, मतलब फिक्स है। और दूसरा क्या है, नीचे से बनाते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका रोटेशन में तो रिस्ट्रेंड है बट ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है और ऊपर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको दिखेगा, ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपका जो है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों रिस्ट्रेंड है और यहाँ पे सिर्फ रोटेशन रिस्ट्रेंड है, ट्रांसलेशन नहीं है। पोल में जो तार लगा रहता है ना, तो इसी टाइप का सिचुएशन रहता है, वहां पे 1.20 L हो जाएगा। पोल पे तार देखे होंगे, वहां पे मूव नहीं करेगा लेकिन ट्रांसलेशन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेन रोटेशन एट वन एंड एंड अदर पार्सली रिस्ट्रेंड अगेन रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन, ये पार्सली दे दिया हुआ है। तो पार्सली इफेक्टिवली हेल्ड इन ए पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक तरफ तो फिक्स होगा और दूसरा तरफ पार्सली बोल दिया रोटेशन में रिस्ट्रेंड है बट नॉट हेल्ड इन ए पोजीशन, तो इस केसेस में 1.5 L होगा। देखिए पार्सली बोल देगा, ये दोनों में थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसमें पार्सली नहीं बोला है इसलिए 1.20 L है और इसमें पार्सली बोल दिया है 1.5 L होगा। अगर एक तरफ फिक्स सपोर्ट रहता है और दूसरा तरफ क्या रहता है, फ्री रहता है, तो उस केसेस में 2L हो जाता है, उस केसेस में क्या हो जाता है, 2L हो जाता है, इसमें भी 2L हो जाएगा। तो इसका ये
हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, कुचलिंग्स फार्मूला फॉर फायर डिमांड इज गिवन बाय। अब आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। ये आपका किससे क्वेश्चन है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो कुचलिंग फार्मूला के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका बता दीजिए। इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर देना, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे आप लोगों को, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर देखिए। जो ये आपका फार्मूला होता है, ये फ्रीमेंस फार्मूला होता है, Q इक्वल्स टू 1135.5 इंटू पी बाई 10+10। ये आपका फ्रीमेंस फार्मूला होता है। ये आपका कुचलिंग्स फार्मूला होता है, Q इक्वल्स टू 3182 रूट अंडर पी। और बस्टन्स फार्मूला होता है, Q इक्वल्स टू 5663 रूट अंडर पी। ये आपका क्या, कौन सा फार्मूला होता है? बस्टन्स फार्मूला होता है, ठीक है। और ये आपका जो Q इक्वल्स टू 4640 दिया हुआ है, 4640 रूट अंडर पी 1 - 0.01 रूट पी, ये आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फ्री अंडर राइटर्स फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? नेशनल बोर्ड ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ फ्री अंडर राइटर्स, अंडर फ्री अंडर राइटर्स फार्मूला है ये, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ फ्री अंडर राइटर्स फार्मूला है। इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 4640 रूट अंडर पी इंटू 1 - 0.01 रूट पी हो जाएगा। यहाँ पे जो क्यू होगा वो क्वांटिटी ऑफ वाटर लीटर पर मिनट में देना है, और जो पॉपुलेशन होगा वो आपको किस में देना है? 1000 में देना है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द थाउजेंड्स में आपको देना है। तो यहाँ पे फ्रीमेंस फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे कुचलिंग्स फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे बस्टन्स फार्मूला 5663 रूट पी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक चीज आप इसके साथ हम और आप लोगों को बताते हैं, एक चीज आप और भी ध्यान रखिएगा कि जो वाटर डिमांड होता है, जैसे तो हम ये तो जो बताएं अभी, जो पीछे बताएं, ये क्या है आपका? फायर डिमांड है। तो कुचलिंग्स फार्मूला फॉर फायर डिमांड 3182 रूट पी हो जाएगा, ठीक है। फायर डिमांड का वैल्यू अगर आपसे पूछ देखे डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, तो मिनिमम जो होता है 135 LPCD होता है आपका। मिनिमम जो होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड 1.135 LPCD होता है। फायर डिमांड आपसे अगर पूछता है तो 5 से 10% होता है, 5 से 10% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ द सिटी, ठीक है। ये 5 से 10% होता है। टोटल वाटर डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी, अगर किसी भी कम्युनिटी का अगर बात करें टोटल वाटर डिमांड, मतलब उसमें आपका फायर डिमांड वगैरह सब आ जाएगा, कंपनसेटेड जो लॉस होता है उसमें सब आ जाएगा, वो होता है आपका 270 से 335 LPCD तक होता है। 270 से 335 LPCD तक होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वाटर डिमांड हो जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर कितना बोले? 135 बोले। 135 से एक्चुअली 200 तक होता है, जो अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा तो 200 तक होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में आपका 50 LPCD होगा। इंस्टीट्यूशनल में आपका 20 LPCD होगा। डिमांड फॉर पब्लिक यूज उसमें 10 LPCD होगा। LPCD मतलब क्या हो गया? लीटर पर कैपिटा पर डिमांड होता है। लीटर लीटर देखिए, लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। LPCD मतलब लीटर पर कैपिटा, मतलब एक आदमी को पर लीटर एक दिन में कितना लीटर चाहिए, वो हो जाएगा आपका लीटर पर कैपिटा पर डिमांड, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 51 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज टू बी इरेक्टेड फ्रॉम 125 किलोवोल्ट पोल माउंटेड सबस्टेशन। PCC poles of 8 meter are to be used with a span of 50 meter. Calculate the number of poles. ठीक है। अब आप इसका आंसर बताइए कि नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपको आंसर देना है इसका। कितना होगा आंसर आप अपने से एक बार बनाइए, तब हम बताते हैं आपको। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पोल जब आप बनाते हैं तो एक पोल यहाँ गाड़िएगा, कुछ दूर पे एक पोल गाड़िएगा, इसके बाद कुछ दूर पे एक पोल गाड़िएगा, कुछ दूर पे इसके बाद एक पोल गाड़िएगा। ये आपका स्पैन हो गया, ठीक है। ये आपका स्पैन हो गया, ये आपका स्पैन हो गया, ये आपका स्पैन हो गया, जो भी है ये स्पैन होता जाएगा। तो देखिए
1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन, तीन स्पैन में नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 4 है। मतलब सबसे पहले तो आपको स्पैन निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जो स्पैन है वो कितना है, नंबर ऑफ स्पैन कितना है, उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो नंबर ऑफ पोल्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पैन आप कैसे निकालिएगा? कितना किलोमीटर में आप डाल रहे हैं लाइन पोल को, कितना किलोमीटर में? तो 1 किलोमीटर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 किलोमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और आपका एवरेज एक स्पैन का एवरेज कितना है? तो एक स्पैन का कितना है? 50 मीटर है। तो 50 मीटर करेंगे तो नंबर ऑफ स्पैन निकल जाएगा। यहाँ से कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स निकालना है तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? 20 + 1 = 21, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी इज यूजुअली। अब यहाँ पे देखिए कंटीजेंसीज के बारे में पूछ रहा है, कंटीजेंसीज कितना होता है, तो आपको तो पता है, ये हम इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी में जब हम 150 तक बनाए उसी में बताया है कि 3 से 5% जो होता है कंसिस्ट कंटीजेंसी होता है और 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर एक्चुअली जो हो जाएगा, इसका आंसर तो आपका 3 से 5% ही होगा। इसका आंसर 3 से 5% ही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। कंटीजेंसी देखिए क्या होता है? अनफोर्सीन एक्सीडेंट होता है। अनएक्सीडेंटल मतलब पता, मतलब ये एक तरह से जो आएगा अचानक आ जाएगा। एक तरह से जो बोले तो ये एक अचानक टाइप से आ जाएगा। तो इंडिकेट्स द इनसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर विच कैनॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी डिस्टिंक्ट आइटम। पहले ये क्लासिफाई नहीं किया गया रहता है, लेकिन हाँ 3 से 5% हम उसका रखते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर कंटीजेंसी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वर्क चार्ज स्टिमुलेशन, जो कोई अगर आप टेम्पोररी स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो इसलिए 1.5% से 2% होता है। टोल्स एंड प्लांट्स में 1% से आपका 1.5% होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर जो हैज़ टू अरेंज टूल्स एंड प्लांट्स, तो उसके लिए वो 1% से 1.5%। सेंटेज चार्जेज और डिपार्टमेंटल चार्जेस जो होता है वो आपका 10 से 15% होता है। तो ये सब चार्जेस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए फुल्ली सेचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन subjected to a pressure of 240 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन जो है वो प्रेशर उसमें 240 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एवरेज पोर प्रेशर इज 80 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, देन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है। तो कंसोलिडेशन होता क्या है? ठीक है, कंसोलिडेशन इज नथिंग बट द कंपेक्शन ऑफ द सॉइल्स ही होता है। लेकिन बट होता क्या है कि अगर ये आपका सॉइल सिस्टम है, अगर यहाँ पे मिट्टी है, इस मिट्टी से अगर पानी जो है, अगर इसके पोर्स में अगर वाटर है, ये स्केप कर जाता है, यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यहाँ से भाग जाता है तो यहाँ का जो सॉइल होगा वो क्या होगा? नीचे सेटल कर जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? देखिए ये हम बताए हुए हैं यहाँ पे। व्हाट इज कंसोलिडेशन? व्हेन ए सैचुरेटेड सॉइल इज लोडेड एक्सटर्नली, अगर सैचुरेटेड जो सॉइल है वो अगर एक्सटर्नली लोडेड कर देता है, वाटर जो होता है वो स्क्यूज आउट ऑफ द सॉइल एंड सॉइल श्रिंक्स। यहाँ पे सॉइल श्रिंक करेगा। ठीक है, सॉइल नीचे बैठेगा ओवर ए लॉन्ग टाइम, मे बी अप टू अ सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत साल भी लग सकता है, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। दिस होल फिनोमेनन इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन बोलेंगे। जो कंसोलिडेशन होता है एक प्रोसेस होता है जिससे कि सॉइल का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल ऑन तेरेजिगी, consolidation is any process which involves a decrease in a water content of the saturated soil without replacement of water by air. In general, it is the process in which reduction in the volume takes place by expulsion of water under long-term static loads. सब कुछ हम बता दिए हैं। It occurs when a stress is applied to a soil that causes the soil particles to pack together more tightly, therefore reducing its bulk volume. When this occurs in a soil that is saturated with water, water will squeeze out of the soil. सब कुछ वही लिखा हुआ है।
डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट ए गिवन टाइम विद इन द सॉइल मास टू टोटल अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑब्टेन्ड अंडर ए गिवन स्ट्रेस कंडीशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट द परसेंटेज कंप्लीटेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। theoretically consolidation is completed in infinite time, however practically it completes in a certain finite time। देखिए, कंसोलिडेशन आप बहुत सालों से अगर मिट्टी वहां पे है तो इससे वाटर क्या हो जाएगा, स्केप होते जाएगा, तो उससे आपका कंसोलिडेशन होता जाएगा। लेकिन एक अगर आप निकालेगा तो एक डिफिनिट पीरियड में भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है कैन बी कंप्यूटेड इन फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। अगर सेटलमेंट दिया हुआ है तब हम निकाल सकते हैं, वाइड रेशियो दिया हुआ है तब निकाल सकते हैं, व्हेन एक्सेस पोर प्रेशर जब दिया हुआ है तब आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, डिग्री ऑफ जो कंसोलिडेशन होगा वो क्या होगा, यू नॉट माइनस यू जेड डिवाइडेड बाई यू नेट, ये फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, यू इक्वल्स टू यहाँ पे प्रेशर का देखिए सिंपली आप याद रखिए, इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे पोर प्रेशर का नहीं दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन पे आते हैं हम पहले। देखिए ये क्वेश्चन निकालना है, यहाँ पे निकालना है। देखिए यू इक्वल्स टू जो होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है एस टी बाई एस एफ होता है, मतलब जो आपका टोटल सेटलमेंट डिवाइडेड बाई आपका फाइनल सेटलमेंट एट एनी टाइम डिवाइडेड बाई फाइनल सेटलमेंट होता है। इसका वैल्यू अगर आप देखें तो एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा डैश एच डिवाइडेड बाई एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा एफ डैश एच हो जाता है। यहाँ से एम वी एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा सिग्मा टी डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा एफ डैश हो जाएगा। जो डेल्टा सिग्मा एफ डैश होगा वो फाइनल चेंज इन द वर्टिकल स्ट्रेसेस होगा, और डेल्टा सिग्मा टी होगा वो स्ट्रेस चेंज एट एट टी टाइम। तो यहाँ पे 240 आपका प्रेशर था फुल्ली सेचुरेटेड क्ले का, और इसके बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ एवरेज प्रेशर जो हो गया वो 80 होगा। तो 240 माइनस 80 कर देंगे हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 240 कर देंगे। ठीक है, 240 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 240, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 66.67 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी of a fluid by virtue of which it offer resistance to the flow of motion। तो सिंपली इसका आंसर विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, अगर फ्लूइड का अगर पानी आप नीचे जमीन पे गिराया तो वो फ्लो कर गया। अगर आप पानी के जगह पे सपोज दैट अगर आप घी गिराते हैं, घी अपने घर में तो करना, गिराइएगा मत, महंगा होता है बड़ा। ठीक है, तो घी आपको गिराना है तो वो कैसे मूव करेगा, पानी कैसे मूव करेगा ये ऑब्जर्व करिए। आप एक टूथपेस्ट होता है उसको भी गिरा दीजिए। ठीक है, अब एक्चुअल में आप मत गिराने लगिएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये पानी जो है वो, इसके बाद घी, इसके बाद यहाँ पे गिरा दिए एक जगह पे टूथपेस्ट। कौन जल्दी जल्दी चलेगा, कौन जल्दी जल्दी मूव करेगा, पानी जल्दी मूव करेगा, मतलब इसका जो विस्कोसिटी है वो तो कम होगा तभी जाके ये मूव कर रहा है। इसका विस्कोसिटी, ये घी क्या होगा, ये भी अब धीरे धीरे मूव करेगा, तो उसके कंपेयर में इसका विस्कोसिटी जो है ज्यादा होगा, और टूथपेस्ट तो मूव ही नहीं करेगा, तो विस्कोसिटी क्या होगा, इसका और भी ज्यादा होगा। मतलब विस्कोसिटी क्या कर रहा है, मोशन को रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ मोशन। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डिफिनीशन होता है कि एक इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि फ्लो ऑफ ए फ्लूइड को अपोज, मोशन को अपोज करता है, वो विस्कोसिटी होता है। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डीवी बाई डी वाई होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें कि म्यू जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, न्यू जो होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। म्यू का जो यूनिट होगा वो पॉइज होगा या फिर पास्कल सेकेंड होगा। इसका जो यूनिट होता है वो स्टॉक्स होता है, cm स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन अ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लिमिट स्टेट मेथड में प्रोवाइड करते हैं,
मटेरियल सेफ्टी फैक्टर हम वर्किंग स्ट्रेस में प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन में क्या होता है। डेड लोड जो होता है वो आपका जो स्थिर लोड है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो डेड लोड हो गया। लाइव लोड जो है हमेशा चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग किसी भी रूम में हैं, अभी हम जिस रूम में हैं वो हम इस रूम के लाइव लोड हो गए, और इस रूम में अगर पंखा लगा हुआ है, दीवार सब बना हुआ है, स्लैब बना हुआ, वो सब क्या हो गया, डेड लोड हो गया। अगर हम देखें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो अगर डेड लोड और लाइव लोड अगर दिया होगा तो इसके कॉम्बिनेशन में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है लोड के लिए 1.5 होता है, जिससे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड दिया हुआ है तो इसमें 1.2 होता है, और डेड लोड और अगर अर्थक्वेक लोड दिया हुआ है तो 1.5 होता है, और डेड लोड और सिर्फ अर्थक्वेक लोड यहाँ पे एक केसेस में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के केस में 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी कॉल्ड। सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होता है वो होता है आपका चेंज इन आउटपुट बाय यूनिट चेंज इन इनपुट, मतलब आउटपुट बाय इनपुट होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंजेज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू अ चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, sensitivity of an instrument is determined by dividing the sum of the resistance of the meter and the series resistance by the full scale reading in volt, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। तो सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, आर एम प्लस आर एस डिवाइडेड बाई ई होता है। और यहाँ पे जो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो आर का यूनिट होगा ओम होगा, और ई का यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा। तो जो सेंसिटिविटी का यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम पर वोल्ट होता है। सेंसिटिविटी का जो यूनिट होता है ओम पर वोल्ट होता है। लेकिन अगर इसी का रेसिप्रोकल बोल दे तो 1/एम्पियर होता है। सेंसिटिविटी इज सेट टू द रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन फैक्टर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इफिशियंसी of turbine is defined as the ratio of power available at the turbine shaft, मतलब shaft power to the power produced by the runner power to the power produced by the runner power। तो shaft power by runner power अगर आप देखिएगा तो क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी होता है। जो शाफ्ट पावर बाय रनर पावर होता है मैकेनिकल इफिशियंसी होता है। सबसे पहले क्या वर्क करता है ये देखिए, कोयला से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कोयला से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कोयला को सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। उसको क्रश करने के बाद कन्वेयर बेल्ट से बॉयलर तक पहुंचाते हैं। बॉयलर में ले जाने के बाद उसको हम लोग गर्म करते हैं। क्या किए हम, बॉयलर में ले जाने के बाद गर्म करके उससे हम स्टीम जनरेट किए। स्टीम जनरेट करने के बाद क्या किए, उसको रनर पे उस स्टीम को डाले। तो जैसे ही रनर पे डाले तो क्या होगा, रनर क्या करेगा, मूव करेगा। इसका जो शाफ्ट होगा वो मूव करेगा। ये जैसे ही मूव करेगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम जनरेटर देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये जो रनर शाफ्ट पावर है और ये रनर पावर है, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये आपका टरबाइन है। टरबाइन में जैसे ही आप स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो इसमें जो लगा रनर होता है वो रोटेट करने लगता है, और जिससे कि आप वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट मतलब पानी जो है मैकेनिकल एनर्जी में, जो हीट एनर्जी है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका कोल हैंडलिंग प्लांट है जिससे कि कोयला से बिजली प्रोड्यूस होता है। ये आपका चिमनी हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो कोयला है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपका पल्वराइजिंग प्लांट से होते हुए मतलब क्रश होते हुए ये इधर की तरफ जाता है, बॉयलर और फर्नेस में जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया। यहाँ पे जो है ये आपका जो ट्यूब यूज हुआ है ये वाटर ट्यूब बॉयलर यूज हुआ है, क्योंकि ट्यूब में आपका पानी है और चारों तरफ फायर है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर यूज हुआ है। यहाँ से ये कोयला जो है गर्म होगा, गर्म होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बॉयलर से हम निकाल रहे हैं, और बॉयलर क्या होता है, स्टीम जनरेटर होता है। ठीक है, तो स्टीम प्रोड्यूस होगा। ये स्टीम जो होता है टरबाइन पे जाके मूव कराएगा, टरबाइन के रनर्स को मूव कराने के बाद इससे मैकेनिकल एनर्जी निकलेगा। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफार्मर के थ्रू हर घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन में इस तरह से का जो है आपका मूव करता है, इस तरह से आपका मूव करता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इफिशियंसी अगर हम बात करें, अगर हम इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोलिक जो इफिशियंसी होगा, हाइड्रोलिक जो इफिशियंसी होगा वो आपका पावर डिलीवर टू द रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, ये क्या होगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी होगा। क्या कर रहा है यहाँ पे, वाटर से मतलब जो आपका लिक्विड है, वाटर का जो पावर है, ठीक है, वाटर का जो पावर है उससे आप रनर को, जो आपका उसमें टरबाइन में रनर लग रहा है उसको आप रोटेट करवा रहा है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो आउटपुट क्या होगा, रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो ये रनर है, ये रनर का जो शाफ्ट है ये मूव कर रहा है, और रनर पावर यहाँ से रनर भी मूव कर रहा है, तो ये शाफ्ट पावर बाई रनर पावर जो हो जाएगा वो मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर actually striking the runner divided by volume of water supplied to the turbine, उसको लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली जो स्ट्राइक कर रहा है रनर पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। ये देखिए, ये आपका जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो इनपुट होता है, ये आपका आउटपुट होता है। आप रनर पे कितना दिए और कितना आप सप्लाई किए वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगा। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर, मतलब जो लास्ट में है और जो शुरू में है, तो यहाँ पे शाफ्ट पावर बाई रनर पावर, और रनर पावर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसलिए मल्टीप्लाई किए, दोनों कैंसिल भी हो जा रहा है। तो अगर ये वाला हम देखें तो शाफ्ट पावर बाई जो रनर पावर होता है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होता है, शाफ्ट पावर बाई रनर पावर, और रनर पावर बाई जो वाटर पावर होता है वो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। सॉरी, ये हाइड्रोलिक होगा, ये मैकेनिकल होगा। शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर, ये आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा, और शाफ्ट पावर रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर, ये आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, पानी आ गया वहां पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगा, तो इसका जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगा वो हाइड्रोलिक इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब आते हैं हम 63 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो आप समझिए पहले कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज कर लेते हैं, कि स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हम स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो 0 होता है। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो स्ट्रक्चर को है वो एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें एडिशनल इक्वेशन जो लगेगा वो आपका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगेगा। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो 0 नहीं होगा। तो आप थ्री हिंज्ड अगर आर्च बनाते हैं, थ्री हिंज्ड अगर आर्च बनाए, यहाँ पे थ्री हिंज अगर आर्च बनाते हैं, यहाँ पे एक हिंज है, तो इस केसेस में जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, 4 और माइनस जो 3 होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। और यहाँ पे अगर हिंज आ गया तो एक और रिलीज हो जाता है, तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का 0 हो जाएगा। तो थ्री हिंज आर्च जो होगा वो आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। टू हिंज आर्च नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो टू हिंज आर्च अगर देंगे तो यहाँ पे हिंज नहीं लगा रहेगा, तो यहाँ पे हिंज नहीं लगा रहेगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, 4 माइनस 3 बराबर 1 आ जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। मतलब यहाँ पे जो ds का वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो ds का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। और फिक्स्ड बीम का बात करें, अगर हम फिक्स्ड बीम का बात करते हैं तो यहाँ पे जो ds का वैल्यू आएगा 2 और 2 4, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 3 और 3 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, ये दोनों आ जाएगा। अगर वर्टिकल लोड का कंसिडरेशन नहीं होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लोड का अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये 2 होगा। अगर ये अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब लोड का कंसिडरेशन होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो हो जाएगा, सपोज दैट हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और कंटिन्यूअस बीम के केसेस में भी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी का वैल्यू भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा उसमें ds का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये थ्री हिंज आर्च के केस में ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये थ्री हिंज आर्च है, ये आपका थ्री हिंज आर्च है,
2 इंच आज रहता तो ये नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता। ठीक है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आर फुल्ली एडेक्वेट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट एडेक्वेट टू फुल्ली एनालाइज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, यह डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में होता है, जबकि ये क्या होगा, डिपेंड करेगा मटेरियल प्रॉपर्टी पे। और यहाँ पे द बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जो आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होगा वो आपके क्रॉस सेक्शन के पे और या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इसमें क्या करेगा, डिपेंड करेगा। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आता है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेस आ जाएगा। लैक ऑफ फिट की वजह से इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं है। लैक ऑफ फिट मतलब मान लीजिए कोई मेंबर है, ये आपको 3 मीटर प्रोवाइड करना था, सपोज दैट आप 2.99 ही प्रोवाइड किए, तो इस केसेस में आपको लैक ऑफ फिट से जो स्ट्रेसेस आएगा वो नहीं जनरेट होगा। ठीक है, इसमें जनरेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक कंपैटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होगा, जरूरत पड़ेगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर अ 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप बार इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.42d हो जाएगा, जो आपका कटिंग लेंथ होता है क्रैंक्ड बार के केसेस में। ठीक है, क्रैंक्ड बार के केसेस में जो कटिंग लेंथ होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ प्लस 2 इंटू इंक्लाइंड लेंथ माइनस 45 डिग्री बेंड इंटू 4 माइनस 90 डिग्री बेंड इंटू 4। ठीक है, ये होता है आपका कटिंग लेग। ये आपका क्या है, बेंट अप बार है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं शियर को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका वर्टिकल स्टेप्स है। बेंट अप बार 45 डिग्री पर प्रोवाइड किया जाता है। बेंट अप बार जो होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग देते हैं बेंट करते हैं। देखिए, ये अगर लोडिंग डायग्राम का अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो तो ये आता है, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो ये आता है। तो बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड टू काउंटर द शियर फोर्स as you seeing that towards the end of the beam shear is increasing। end पे क्या होगा, shear increase करेगा और बीच में decrease करेगा। ठीक है, shear is increasing and bending moment is decreasing, and bending moment जो होगा यहाँ पे decrease कर रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे shear ज़्यादा रजिस्ट कर, shear ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा जरूरत है longitudinal reinforcement। we also know that longitudinal reinforcement is provided to counter the bending moment stresses और flexural stresses। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अभी याद रखिए आपके 0.42d होता है। इसका बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर बिटुमिन ऑफ ग्रेड 45। ठीक है, 45 ग्रेड का बिटुमिन है या फिर एंड अबव है, तो उसमें डक्टिलिटी का वैल्यू कितना होगा। 45 ग्रेड के बिटुमिन में डक्टिलिटी का वैल्यू जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए कि डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये डक्टिलिटी टेस्ट का मशीन है, बिटुमिन का डक्टिलिटी टेस्ट हम लोग इसी में करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और जब तक स्ट्रेच करते हैं जब तक ये बीच का जो पोर्शन है वो ब्रेक ना हो जाए। जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर देंगे, जहाँ ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिटुमिन का सैंपल है जो कि ब्रिकवेट मशीन में हम डालते हैं, ब्रिकवेट मशीन में डालते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है वहाँ पे हम टेस्ट को एंड कर देते हैं, ये आपका बिटुमिन इंड हो जाएगा। और यहाँ से लेके इस जो लास्ट तक गया उसके बीच के डिस्टेंस को हम जो पहले स्टार्टिंग में था और उससे लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं, तो इससे आपका डक्टिलिटी निकल जाता है। डक्टिलिटी ऑफ ए बिटुमिन इज इट्स प्रॉपर्टी to elongate under traffic load without getting cracked in a road construction work. Ductility test on a bitumen measures the distance in a centimeter to which it elongates before breaking। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे।
डक्टिलिटी टेस्ट ऑन ए बिटुमिन की बात करें तो डक्टिलिटी टेस्ट ऑन ए बिटुमिन विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग: टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ बिटुमिन, और टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ ए बिटुमिन फॉर इट्स यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो उससे हम डक्टिलिटी निकालते हैं, ठीक है। द डक्टिलिटी टेस्ट गिव्स अ measure of adhesive property of bitumen and its ability to stretch in flexible pavement design. It is necessary that binder should form a thin ductility film around the aggregate so the physical interlocking of the aggregate is improved. ठीक है, तो डक्टिलिटी टेस्ट जो बिटुमिन पे हम लोग करते हैं उसका डक्टिलिटी मेजर करने के लिए यही सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं मेन चीज़ में, जो सोर्स ऑफ पेविंग बिटुमिन है और पेनेट्रेशन गेड है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए आसाम पेट्रोलियम्स ने सबसे पहले बिटुमिन का डक्टिलिटी वैल्यूज दिया था। A25 ग्रेड के लिए 5 सेंटीमीटर होता है, A35 के लिए 10 होता है, A45 के लिए 12 होता है, A65, A90 और A200 के लिए 15 होता है। देखिए बिटुमिन फ्रॉम सोर्स अदर देन असम पेट्रोलियम अगर S35 है तो 50 होगा, और S45, 65 और S90 है तो कितना होगा, 75 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 45 पूछ रहा है, असम पेट्रोलियम से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 75। याद रखिएगा कि S45, S65, S90 इसका अगर आप डक्टिलिटी वैल्यू देखते हैं तो 75 सेंटीमीटर होता है मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू, और S35 से अगर रहेगा तो 50 रहेगा। बाकी सब में 5, 10, 12, 15 होता है असम पेट्रोलियम्स वाले में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and B on a plan was found to be 240 meter when measured with a scale with a representative factor of 1/1000. The distance between the same point with a representative factor of 1/500 will be, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखिए 240 मीटर का अगर डिस्टेंस है तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है वो 1/1000 दिया हुआ है। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में जो डिस्टेंस पूछ रहा है अगर यहाँ पे 1/500 है तो अब इसको आप कैसे बनाइएगा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इक्वल्स टू होता क्या है, आप ये बताइए। मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, यही होता है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। अब ये याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, ग्राउंड डिस्टेंस बाई मैप डिस्टेंस होगा, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि 1/1000 होता है, मतलब ये मैप पे तो कम होगा ना, तो मैप पे कम वाला वैल्यू होता है और ग्राउंड पे ज़्यादा वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है वो मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस होता है, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैप डिस्टेंस है वो सेम दिया हुआ है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को दो ही चीज दिया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, एक आपका ग्राउंड पे कितना मीटर है वो दिया हुआ है। तो हम मैप डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि सेम द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो सेम चीज से हुआ है, ठीक है, सेम आपका। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ग्राउंड डिस्टेंस का। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 2 इक्वल्स टू ग्राउंड डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस 1, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/500, ग्राउंड डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई 240। तो यहाँ से आप ग्राउंड डिस्टेंस 2 निकालिएगा तो कितना आएगा, 120 मीटर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड आर स्पेसिफाइड एंड डिजिग्नेटेड बाय। तो ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड से हम लोग मिक्स के रूप में डिजाइन करते हैं, डिजिग्नेटेड बाय मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो इसे M25 डिनोट करते हैं, M फॉर मिक्स होता है, तो यहाँ पे मिक्स इसका आंसर हो जाएगा। आप आइए देखते हैं। देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग, जिस IS 456 में ये दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी अगर कंक्रीट होगा तो वो M10 से M20 तक होगा, उसका जो स्ट्रेंथ M10 का 10 होगा। M10 मतलब क्या होता है, M फॉर मिक्स होता है, 10 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 10 न्यूटन पर m² हो जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से M55 के बीच के कंक्रीट जो है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है।
और आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेके M80 तक आता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड इट्स नॉमिनल मिक्स रेशियो। M25 के लिए जो नॉमिनल मिक्स होता है वो 1:1:2 होता है, और इसके बाद रेशियो बढ़ते जाएगा। M20 में 1:1.5:3 हो जाएगा, M15 में 1:2:4 होगा, M10 में 1:3:6 होगा, M7.5 में 1:4:8 होगा, M5 में 1:5:10 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये आपका मिनिमम इतना ही रहता है, इससे कम नहीं रहता है, और ये इसका रेशियो हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में जो होता है टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा? आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रेशर सबके प्रेशर प्रोसेस के बारे में बताया गया, इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अ स्टील ओवेज हुक्स लॉ। देखिए स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है यहाँ से लेके O से लेके A तक, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, और इसमें जो A पॉइंट होता है ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है, OA जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, A जो होता है इलास्टिक लिमिट होता है, बी जो होगा आपका यील्ड स्ट्रेस पॉइंट होगा, या तो लोअर सी जो होगा आपका लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट होगा, डी जो होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होगा, और ई जो होगा वो ब्रेक पॉइंट होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन आता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो हुक्स लॉ हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील दिखाया गया है। ये जो पोर्शन है ओ से लेकर, देखिए एक सिंपल एक आप स्टील ले लीजिए, स्टील का आप छड़ ले लीजिए, और उसको उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर रबर ले लीजिए, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकते हैं। जब सबसे पहले जब आप उसको खींचिएगा तो क्या होगा, ये सबसे पहले ए पॉइंट तक आएगा, इसके बाद बी पॉइंट तक जाएगा, इसके बाद सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये आपका ओ से जे ए तक जो है वो लीनियर इलास्टिक, ये आपका लीनियर रीजन है, ये परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग जोन है, ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ये नेकिंग जोन है। यहाँ पे जो आपका माइल्ड स्टील है ये फ्रैक्चर कर जाएगा, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है, ये आपका मैक्सिमम जो स्ट्रेस शो करेगा, ये आपका प्लास्टिक पॉइंट है, ये आपका यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द शियर फोर्स at the center in simply supported beam of a span 5 meter having UDL of 2 kN per meter in a entire span। देखिए शियर फोर्स पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो सिंपली सपोर्टेड बीम आप सिंपली बना दीजिएगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हम यूडीएल प्रोवाइड कर दिए। इस यूडीएल का जो ये होगा, यूडीएल जो होगा वो होगा आपका 2 किलोन्यूटन पर मीटर जो है यूडीएल आपका दिया हुआ है। इस जो स्पैन है इसका जो लेंथ है ये दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है इंटायर लेंथ। शियर फोर्स पूछ रहा है, इसमें शियर फोर्स पूछ रहा था। सबसे पहले तो आप रिएक्शन का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन देखिए 2 × 5 मतलब 10 किलोन्यूटन जो लोड है वो नीचे में लग रहा है, 10 किलोन्यूटन ऐसे लग रहा है, तो इसका आप रिएक्शन निकालिएगा तो ये 5 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन ये भी 5 आएगा। अब क्या पूछ रहा है, शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर पे पूछ रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे अगर आपको शियर फोर्स निकालना है उसके या तो लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखते हैं। सपोज दैट अगर हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 5 लग रहा है। 5 को सपोज हम पॉजिटिव ले लीजिए, ऊपर वाला को ही पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाला को निगेटिव ले लेते हैं, तो 2 × 2.5 हो जाएगा, ये 2 × 2.5 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 - 5, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शियर फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप सेफ्टी डायग्राम भी बनाइएगा ना तो इस तरह से आपको डायग्राम मिलेगा, शियर फोर्स डायग्राम जो है इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 किलोन्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। ठीक है, कोई भी पावर है,
कोई भी पावर है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। चाहे वो किसी भी टाइप का पावर है उसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा। तो यहाँ पे वाट किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डी किलो वाट दिया हुआ है, मतलब वाट, ठीक है। एक किलो वाट इक्वल्स टू 10⁻³ वाट होता है। अब आते हैं हम, देखिए रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर एंड पोर प्रेशर। तो इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस पोर प्रेशर होता है, ठीक है। इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस पोर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू। तो ये किस में दिया हुआ है, देखिए पोर प्रेशर यू तो माइनस होना चाहिए, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो एस डैश है, एस डैश इक्वल्स टू एस माइनस म्यू, किस में दिया हुआ है, एस डैश इक्वल्स टू एस माइनस म्यू। ये आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप एस डैश नहीं है, ये एस है सिर्फ, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस देखिए होता है, ठीक है। The principle of effective stress was initiated by कार्ल त्रेजगी in 1936, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस का बात हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। जो टोटल स्ट्रेस होता है वो नीचे की तरफ लगेगा, जो पोर प्रेशर लगेगा वो आपका चारों तरफ लगता है। पानी का जो प्रेशर है वो चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोर प्रेशर होता है इस टोटल स्ट्रेसेस को काउंटरैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस यू करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, देखिए यहाँ पे समझिए आप, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है एक आप तरह से एक ग्रेनुलर प्रेशर है, ठीक है। जो ग्रेन के द्वारा जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है वाटर को हटाने के बाद, वो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। और जो ये स्ट्रेंथ आप निकालते हैं हम, एस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा 10 वो एक्चुअल जो अगर देखा जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही निकालते हैं हम। So at any point in a soil mass, the effective stress represented by sigma dash and is related to total stress and pore water pressure U. In a saturated soil system, as the voids are completely filled with water, the pore water pressure acts equally in all direction. The effective stress is not the exact contact stress between the particle, but the distribution of load carried by the soil particles over the area considered. It cannot be measured and can only be computed, ठीक है। इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंप्यूट कर सकते हैं। If the total stress is increased due to the addition loading applied to the soil, then the pore water pressure initially increases to counteract the initial stress. This increase in pressure within the pores might cause water to drain out of the soil and the load is transferred to the soil grain. This will lead to the increase of effective stress, ठीक। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्लेसिंग ऑफ रेल्स ऑफ ए ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 इज नोन एज, द प्लेसिंग ऑफ रेल्स ऑफ द ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 इज नोन एज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम लोग प्लेस करते हैं इनवर्ड स्लोप पे 1/20 में, उस चीज को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, आप आंसर दे दीजिए जल्दी से जल्दी। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स, डी हो जाएगा इसका आंसर। 1/20 जो हम लोग रेल पे देते हैं, ये आपका रेल सेक्शन हो जाएगा। रेल सेक्शन पे जो हम लोग 1/20 यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो टिल्टिंग ऑफ रेल्स होता है। वो हम लोग देते हैं ताकि वियर एंड टियर ना हो। देखिए अब तीनों चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, हॉग्ड रेल, बकलिंग ऑफ रेल एंड टिल्टिंग ऑफ रेल। सबसे पहले हम हॉग्ड रेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉग्ड रेल क्या होता है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल्स, द रेल गेट्स बेंट डाउन एंड गेट डिफ्लेक्टेड एट द एंड्स, दिस रेल आर कॉल्ड हॉग्ड रेल। जो आपका लास्ट पोर्शन वाला एंड होता है जहां से रेल बेंट करता है, उसी को हम लोग हॉग्ड रेल बोलते हैं। दिस हॉगिंग ऑफ रेल एट द एंड्स इज ड्यू टू लूज पैकिंग अंडर द ज्वाइंट्स। जो ज्वाइंट पे जो होता है, जो ज्वाइंट पे ये नीचे की तरफ बेंड होता है, उसको हम हॉग्ड रेल बोलते हैं। दिस डिफेक्ट कॉज रफ राइडिंग एंड द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू रेक्टिफाई द हॉग्ड रेल, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, अब से सबसे पहले हम जो लास्ट में जो हॉगिंग हुआ है इसको क्या कर दे, कट कर देंगे, दोनों तरफ कट करके ज्वाइंट कर देंगे। तो क्रॉपिंग कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं पूरा रेल को, या फिर दोनों को वेल्डिंग कर सकते हैं, डी हॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्रॉपिंग में क्या करेंगे, इन दिस मेथड द हॉग्ड एंड्स आर कट ऑफ
एंड न्यू होल्स आर क्रिएटेड इन द रेल्स और फॉर फिक्सिंग द फीस प्लेट। रिप्लेसिंग में क्या करेंगे, इन दिस मेथड द हॉग्ड रेल्स आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय अ न्यू रेल्स। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, ये मेथड जो होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और आपका वेल्डिंग जो होता है, इन दिस मेथड द हॉग्ड रेल्स आर ब्राउट टू द लेवल बाय द वेल्डिंग द डिफ्लेक्टेड और वर्न आउट द एंड्स, वेल्डिंग हो जाएगा। डी हॉगिंग क्या होगा, इन दिस मेथड द हॉग्ड एंड्स ऑफ द रेल आर स्ट्रेटेंड बाय द मीन्स ऑफ जिम स्क्रू और डी हॉगिंग मशीन। दिस मेथड इज नॉट सो इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है, तो ये डी हॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होता है। देखिए फिगर से ही आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो होता है बकलिंग होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज बकलिंग ऑफ रेल्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज बकलिंग ऑफ द रेल्स। मतलब बकलिंग ऑफ जो रेल्स होता है वो आपका फॉलोइंग रीजन के हिसाब से होता है। व्हेन द एक्सपेंशन गैप इज नॉट सफिशिएंट, when the bolt of a fish plate are so tight that the rails are not allowed to expand। इस केसेस में हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल्स ऑन द वीक ट्रैक्स। इसके केस में हो सकता है आपका बकलिंग। ठीक है, जब आपका जो एक्सपेंशन गैप होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, उस केसेस में बकलिंग हो सकता है। जब बोल्ट ऑफ फिश प्लेट जो होता है वो टाइट होता है, देन रेल्स आर नॉट अलाउड टू एक्सपेंड, तो उस केसेस में बकलिंग हो सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल्स ऑन वियर ट्रैक्स, उस केसेस में बकलिंग हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम टिल्टिंग ऑफ रेल्स क्या होता है। द आर्ट ऑफ प्लेसिंग द रेल्स ऑफ ए ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20, उस केसेस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, जो हम इनवर्ड स्लोप देते हैं यहाँ पे 1/20 का, 1/20 का इनवर्ड स्लोप देते हैं ताकि ये फ्लेंज ऑफ जो व्हील्स है ये जाके एक दूसरे के साथ चपक जाए, ये दूसरे के साथ चपक जाए और वियर और टियर एक्शन ना हो, उसी के लिए हम लोग टिल्टिंग देखते हैं। देखिए, the art of placing the rail of a track and at an inward slope of 1/20 is called tilting of rail. The main objective of tilting of rail is to reduce the wear on inside edges of the rail in a track. The required tilt is provided at rail seats in the bearing plate, chairs and metal slipper at the time of their casting. The wooden slipper which are used without bearing plates are adjusted to the required tilt of 1/20 हम लोग देते हैं। इस टिल्टिंग का एडवांटेज क्या है, द टिल्टिंग ऑफ रेल इनहांसेस द लाइफ ऑफ बोथ द स्लीपर एंड रेल्स को इनहांस करेगा। टिल्टिंग ऑफ रेल्स हेल्प्स टू होल्ड द गॉजेज इन द करेक्ट पोजीशन, तो इससे ये क्या करेगा, करेक्ट पोजीशन में रहेगा। तो ये आपका एजिंग हो जाता है, यहाँ पे जो होता है वो एजिंग होता है। ठीक है, ये आपका रेल हो गया, ये रेल के बीच का हो गया, ये आपका रनिंग फेसेस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग गॉज बोलते हैं। ये आपका फ्लेंज ऑफ व्हील हो गया, ये आपका व्हील हो गया, ये आपका रिम पोर्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्रीप ऑफ रेल क्या होता है। तो क्रीप ऑफ रेल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल्स होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्लीपर इन द ट्रैक, क्रीप इज ए कॉमन टू ऑल रेलवे ट्रैक बट वेरीज इन ए मैग्नीट्यूड कंसिडरेबली from place to place and from time to time. It is observed that the creep occurs in the direction of dominant traffic। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में जो होता है वो क्रीप होता है। ये आपका ट्रेलिंग रेल हो गया, ये आपका फेसिंग रेल हो जाएगा। तो क्रीप ऑफ रेल्स यही होता है। आते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज हैविंग हायर हार्डनेस। हार्डनेस किसका ज्यादा होता है, किस स्टील का जो हार्डनेस होगा वो ज्यादा होगा। तो हाई कार्बन स्टील का हार्डनेस ज्यादा होगा क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट का वैल्यू होता है वो ज्यादा हम लोग देते हैं। डेड स्टील में सबसे कम कार्बन हम लोग देते हैं। ठीक है, डेड स्टील, लो कार्बन स्टील में उससे ज्यादा होता है, मीडियम में उससे ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट इन द स्टील इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप से। देखिए, स्टील में सबसे ज्यादा आयरन होता है, 98% से भी ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद मैग्नीज और जितना भी क्रोमियम, ये सब मिक्स हो रहता है स्टील में। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। आउट ऑफ द वेरियस मेटल आयरन इज द मोस्ट पॉपुलर वन। बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट इन द आयरन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक होता है रॉट आयरन, जिसके में कार्बन कंटेंट 0.15% से एक्सीड नहीं करता है। इसके बाद स्टील होता है जिसमें कि कार्बन कंटेंट 0.25 से 1.50% होता है मैक्सिमम। कास्ट आयरन इसके बाद होता है जिसको कि हम पिग आयरन बोलते हैं। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 2 से लेकर 4% तक होता है। बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट इन द स्टील इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप में। एक होगा आपका वेरी लो कार्बन स्टील जिसमें कि कार्बन कंटेंट
लेस देन 0.1% होता है माइल्ड स्टील जिसमें कि कार्बन कंटेंट 0.25% होगा, मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कि कार्बन कंटेंट 0.25 से 0.7% होगा, और हाई कार्बन स्टील जो कि हार्ड स्टील होता है इसमें कार्बन कंटेंट 0.7 से 1.5% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वेरी लो, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन कंटेंट का जो वैल्यू होता है ये होता है। ठीक है, देखिए डेड माइल्ड स्टील जो होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है सबसे कम होता है, 0.08% से 0.15% होता है। और जो डेड माइल्ड स्टील होता है वो एक सॉफ्ट आपका है, सॉफ्ट स्टील है, डक्टाइल एंड डक्टाइल मटेरियल है एंड कैन बी इजिली कोल्ड वर्कड, रिवेट, ट्यूब्स, चेन्स, वायर्स एंड जो बॉयलर प्लेट होता है ये आपका डेड माइल्ड स्टील से बना होता है। ठीक है, तो हम अभी इसी यहीं पे 76 तक ही ये क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में 77 से 120 क्वेश्चन है और हम करा देंगे आप लोगों को एक पार्ट में, जल्द ही आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक जरूर करिए, और आप जितने भी आपका ग्रुप होगा उसमें जरूर शेयर करिए, ताकि हम और आप लोगों के लिए जनरल इंजीनियरिंग का कंटेंट ला के दें आप लोगों को। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें PDF वगैरह वहीं पे देते हैं हम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।